हेलो फ्रेंड्स, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम जिन दार्शनिक के विचारों को जानने की कोशिश करेंगे उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो अपने राज्य के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया, पहले हम उसकी चर्चा करेंगे और लास्ट में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1819 में होता है और इनकी जो है मृत्यु 1883 में होती है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन विद्वान था और अपने रेडिकल विचारों के कारण उसे जर्मनी त्याग कर फ्रांस आना पड़ा। फ्रांस में एंजल्स के साथ मिलकर उन्होंने बहुत विशद कार्य किया और वहाँ पे उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें 1848 में मार्क्स और एंजल्स के द्वारा जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया वो बड़ा चर्चित है। इसमें विशेष रूप से पूरे विश्व के मजदूरों का आह्वान किया गया कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। अर्थात हे दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी खोने को नहीं है सिवाय बेड़ियों के। ये कथन पूरे विश्व में बहुत मशहूर हुआ। इसमें मजदूरों ने बहुत स्फूर्ति आई, मजदूरों के अंदर इस आह्वान से बहुत स्फूर्ति आई, ऊर्जा आई। मार्क्स के बारे में एक खास बात है कि मार्क्स का इंटरेस्ट विश्व को व्याख्यायित करने में नहीं था। मार्क्स ने कहा भी है, द फिलोसफर ओनली इंटरप्रिटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज। अर्थात मार्क्स कहता है कि ज़्यादातर दार्शनिकों ने विश्व को व्याख्यायित करने का प्रयास किया, लेकिन व्याख्या से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बताया जाए कि इसमें परिवर्तन कैसे लाया जाए। जो इस समाज में बुराइयां हैं, जो इस समाज में जो कुरीतियां हैं, उसमें परिवर्तन कैसे लाया जाए। मार्क्स को पूरा विश्वास था कि इस पूरे विश्व में जो राज्य है वो वास्तव में शोषित और शोषक में हमेशा बटा रहा है। यानी कि एक वर्ग शोषित रहा है और दूसरा वर्ग शोषक। एक वर्ग जो होता है शोषण करने वाला होता है और दूसरा वर्ग होता है जिसका शोषण किया जाता है। मार्क्स का मानना था जो पूंजीवादी व्यवस्था है यह मजदूरों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसमें मजदूरों को संगठित होकर इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहिए, जो एक समतामूलक समाज होगा। और इस समतामूलक समाज में ना तो कोई शोषक होगा, ना कोई शोषित होगा, ना राज्य होगा, ना ही वर्ग होगा। क्योंकि मार्क्स मानते हैं कि राज्य हमेशा शोषकों का साथ देता है, शोषण के यंत्र के रूप में काम करता है राज्य। और समतामूलक समाज में जब कोई शोषक नहीं होगा, तो शोषण के यंत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी और इस तरह राज्य समाप्त हो जाएगा। मार्क्स मानता है कि प्राकृतिक संसाधनों में मनुष्य अपना श्रम मिलाकर नई नई चीज़ें बनाता है, इसमें उसे संतुष्टि मिलती है और इस प्रकार मनुष्य एक संतुष्टपूर्ण जीवन जी सकता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब समाज के शक्तिशाली लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो श्रम करते हैं लोग, जो मजदूर होते हैं, वो श्रम करते हैं और श्रम करके चीज़ों का उत्पादन करते हैं। उन उत्पादों को ये शक्तिशाली लोग हथिया लेते हैं और उस श्रम के बदले में उनको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, उनको बहुत थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। जो कि मजदूर है वो उस उत्पाद, और मजदूर क्या होता है, श्रम करने के बाद भी उस उत्पाद से वंचित हो जाता है। ऐसा मार्क्स कहते हैं कि वो मजदूर जो है उत्पाद बनाता है, लेकिन उस उत्पाद से वंचित रहता है। उस श्रम के बदले में उसको बहुत थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है। इस प्रकार मजदूर का पूरा जीवन श्रम एवं उत्पाद करते हुए बीतता है, लेकिन उन उत्पादों से उसका कोई नाता नहीं रह जाता है। मार्क्स का कहना था कि इस शोषण को समाप्त करना चाहिए और इस शोषण की समाप्ति के लिए साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। और साम्यवादी व्यवस्था में पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, शोषण को समाप्त कर दिया जाएगा और इस साम्यवादी व्यवस्था में मजदूर जो कि असली उत्पादन करता है उसका उत्पादों पर आधिपत्य होगा। मार्क्स कहता है कि जो उत्पादन प्रणाली है, चाहे वो कृषि पर आधारित हो
या उद्योगों पर आधारित हो, इसमें हमेशा दो वर्ग हो जाते हैं। एक वर्ग जिसका उत्पादनों के साधन पर नियंत्रण होता है वह शोषक वर्ग होता है, और दूसरा वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं होता है वो वर्कर होता है, वो शोषित होता है, जिसको मार्क्स ने सर्वहारा कहा है। मार्क्स मानते हैं कि जो उत्पादन की प्रणाली है यही समाज की रीढ़ है, यही आधारभूत संरचना है, जिसको मार्क्स ने सब स्ट्रक्चर कहा है। दैट इज़ द सब स्ट्रक्चर। मार्क्स ने ऐसा कहा है कि जो ये उत्पादन की प्रणाली है यही सब स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार हम किसी मकान की नींव बनाते हैं और उसी नींव पर भवन बनता है, उसी प्रकार मार्क्स कहता है कि जो समाज की नींव है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अर्थात उत्पादन प्रणाली समाज की नींव है, और इस प्रणाली से डिसाइड हो जाता है कि लोग उत्पादन के साधन पर नियंत्रण रखे हुए हैं। और इस जो है उत्पादन प्रणाली के बाद जो भी समाज में जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि कानून, संस्कृति, धर्म, विश्वास, मूल्य, जो भी चीज़ समाज में आप देखते हैं वो सारा का सारा जैसे बीज से फसल निकलती है उसी प्रकार सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर निकलता है। यानी कि जो ये है उत्पादन की प्रणाली है, इसी से ये सारी चीज़ें अंकुरित होती हैं, इसी की बनाई हुई, इसी का उत्पाद है। जो ये उत्पादन की प्रणाली है इसी का जो है सुपर स्ट्रक्चर है, मार्क्स ऐसा मानता है। और जो इसी सब स्ट्रक्चर को क्या है, सुपर स्ट्रक्चर से किसी समाज की जो ये सब स्ट्रक्चर होता है और सुपर स्ट्रक्चर होता है, इसी से जो किसी समाज की रूलिंग क्लास होती है, जो एलीट क्लास होती है, वो अन्य लोगों पर जकड़ बनाए रखती है। कौन से दो आधार हैं जकड़ बनाए रखने के? जो सब स्ट्रक्चर होता है और सुपर स्ट्रक्चर होता है। यानी कि जो ये उत्पादन की प्रणाली होती है और संस्कृति, धर्म, विश्वास, मूल्य, जो इसके ऊपर भवन खड़ा होता है। ये जो है रूलिंग क्लास इन्हीं सब से सब स्ट्रक्चर के द्वारा और सुपर स्ट्रक्चर के द्वारा अन्य लोगों पर अपनी पकड़ बना के रखती है, और अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए वो राज्य का सहारा लेता है। जैसे राज्य के कानून, संविधान, कार्य, विचार आदि के माध्यम से लोगों पर पकड़ बनाए रखते हैं, और मजदूर ये मान लेता है कि जैसा है वैसा ठीक है। इसलिए मार्क्स एक जगह कहता है कि इट इज़ नॉट द कॉन्शियस ऑफ मैन दैट determine their existence, but on the contrary it is their existence that determine their consciousness. मार्क्स कहता है it is not the consciousness of men that determine their existence, but on the contrary it is their existence that determines their consciousness. अर्थात मानव की जो चेतना है वो अस्तित्व को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि मानव का जो अस्तित्व है वो उसकी चेतना को परिभाषित करता है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। अस्तित्व क्या है कि हम मजदूर हैं तो हमारी एक चेतना होगी, हम कैपिटलिस्ट हैं तो हमारी एक चेतना होगी, और इस प्रकार मजदूर की चेतना के साथ मजदूर जो है मजदूरी की चेतना के साथ ज़िंदगी जीते रहते हैं, और उनको ये होता है, ये उनकी चेतना बन जाती है कि ठीक है हम जैसे हैं वैसा ही सब चलेगा, वैसा वही ठीक है। लेकिन वास्तव में ये चेतना गलत होती है। जो ये धारणा लोग बना लेते हैं कि जैसा है जो चल रहा है वही ठीक है, और शोषक वर्ग जो है ये अपनी चेतना को बना लेते हैं कि हमें जो है शोषण करना है, हमें अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त लाभ जो होता है अपने पास ही रखना है, मजदूरों को नहीं देना है। तो ये जो भी है चेतना जो ये बना लेते हैं, ये चेतना मार्क्स कहता है वास्तव में गलत होती है। हम शोषित होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मार्क्स कहता है कि हम शोषित होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम शोषण करने के लिए भी पैदा नहीं हुए हैं, और इस आइडियोलॉजी को चेंज करना चाहिए। जो ये विचारधारा है इसको चेंज करना ही चाहिए। मार्क्स कहता है यदि इस स्थिति को चेंज करना है तो हमें नींव पर हथौड़ा मारना है और मकान की नई नींव और नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसीलिए समाज की नींव को तोड़ने के लिए
हमें इस उत्पादन की प्रणाली को बदलना होगा, क्योंकि समाज की नींव उसने क्या बोला है कि समाज की नींव क्या है, ये उत्पादन की प्रणाली है। इसी ये सब स्ट्रक्चर है, नींव है, इसी पर आगे का पूरा भवन तैयार होता है। यानी कि इसी जो है उत्पादन की प्रणाली पर समाज का जो है पूरा ढांचा तैयार होता है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसका जो कार्य करने की प्रणाली है, विचारधाराएं हैं, वो सब इसी उत्पादन की प्रणाली पर तैयार होती हैं। जो उत्पादन में अपना श्रम डालते हैं, मार्क्स कहता है कि जो उत्पादन में अपना श्रम डालते हैं उनके पास स्वामित्व होना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों के पास। इसके लिए फंडामेंटल चेंज करने होंगे। मार्क्स कह रहा है कि जो श्रम डालते हैं, श्रम करते हैं, स्वामित्व उनके पास होना चाहिए। पूंजीपति क्या करते हैं, उनके पास स्वामित्व क्यों होना चाहिए? इसके लिए फंडामेंटल चेंज करने होंगे समाज में, यानी कि जो बेसिक चेंज होते हैं वो करने होंगे। और इसके लिए जो है सब स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, यानी कि सब स्ट्रक्चर क्या है, उत्पादन की प्रणाली है। तभी सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगा। सुपर स्ट्रक्चर जो क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है धर्म, संस्कृति, कानून, विश्वास, ये सब चीज़ें जो है सुपर स्ट्रक्चर हैं और इसको चेंज करना होगा। पहले सब स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे तभी सुपर स्ट्रक्चर चेंज होगा। मार्क्स का मानना है कि जितनी भी विश्व की ऐतिहासिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसमें क्या होता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो है आती रहती है और इस नए परिवेश को नए लोग जो होते हैं वो अपना लेते हैं, लेकिन पुराने लोग सक्षम नहीं होते हैं उसको अपनाने में, उसके साथ कोप अप करने में। और जब वो अपना नहीं पाते हैं तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है और जब इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि पुराना ढांचा ढह जाता है। जैसे कि अर्थव्यवस्थाएं आई, पहले जो है साम्यवादी, प्राकृतिक साम्यवादी युग था, उसके बाद ये दास युग, सामंत युग आया, ये सब चीज़ें आई। तो ये क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, जो पुरानी अर्थव्यवस्था ढहती चली गई और नई अर्थव्यवस्थाएं बनती चली गई। तो इस तरह से जो है ये मार्क्स कहते हैं कि जब पुराने लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं तो पुराने ढांचे ढह जाते हैं और अर्थव्यवस्था का नया रूप समाज में प्रचलित हो जाता है। और क्या होता है, और इस प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच, नए और पुराने लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और पुराना ढांचा, जो नया ढांचा होता है और पुराने ढांचे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, पुराना ढांचा ढह जाता है और समाज की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। जैसे समाज, जब सभ्य समाज नहीं था उस समय आदिमानव की सोसाइटी हुआ करती थी, लेकिन जब से समाज बना है तब से मोटे मोटे 3-4 कंपोनेंट दिखाई पड़ते हैं। जैसे एशियाटिक सोसाइटी जिसमें कि ट्राइबल थे, वे राज्य को थोड़ा अंशदान में दिया करते थे। उसके बाद क्लासिकल सोसाइटी आई जिसमें मास्टर और स्लेव का रिलेशन होता था। और जो क्या है, अरिस्टोटल के ज़माने में हम पढ़ा करते थे कि मास्टर और स्लेव, उस समय दास दासियों की प्रथा थी। उसके बाद ज़मींदारी सिस्टम यानी कि फ्यूडल सिस्टम आया और उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था आई और पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों द्वारा क्रांति होगी। और मार्क्स आगे भी एक्सप्लेन कर रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मतलब इतनी सारे जब चेंजेस, हर अर्थव्यवस्था का पुराना सिस्टम ढहता चला गया और नया सिस्टम आ रहा है, तो अब ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसका भी ढहने का समय आ गया है। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों द्वारा क्रांति की जाएगी, जिसको सर्वहारा क्रांति कहा है मार्क्स ने, और फिर ये सर्वहारा का शासन स्थापित हो जाएगा। ऐसा मार्क्स कहते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था भी जो है ढह जाएगी और सर्वहारा का शासन स्थापित होगा। सर्वहारा वर्ग का है जो है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गैप आएगा और मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा क्रांति के तुरंत बाद साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं होगी। मार्क्स कहते हैं कि क्रांति के बाद एक ट्रांजिशनल पीरियड आएगा। तो इस ट्रांजिशनल पीरियड में क्या होगा कि मजदूर जो है, मजदूर क्या करते हैं कि क्रांति करना तो जानते हैं परंतु ये शासन करना नहीं जानते हैं, और इसलिए यदि मजदूरों की क्रांति के बाद तुरंत मजदूरों का शासन आ जाएगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ये ढह जाएगा। इसलिए मार्क्स का कहना है कि क्रांति के बाद मजदूर राज्य की मशीनरी को प्रयोग करेगा, यानी कि राज्य को रिटेन करेगा। मजदूर राज्य की मशीनरी का प्रयोग करेंगे और चुन चुन कर एक एक पूंजीपतियों को नष्ट कर देंगे।
और इस प्रकार मजदूर राज्य को रिटेन करेंगे, उसको शोषण के यंत्र के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कि जो है पूंजीपति उसी राज्य को शोषण के यंत्र के रूप में मजदूरों के लिए प्रयोग करते थे, अब मजदूर भी इसको शोषण के यंत्र के रूप में पूंजीपति के विरोध में इसका प्रयोग करेंगे, राज्य का प्रयोग करेंगे, उसकी मशीनरी का प्रयोग करेंगे। और क्या होता इस प्रकार समाज में, और इसका प्रयोग करके वो एक एक चुन चुन करके पूंजीपतियों को नष्ट कर देंगे और इस प्रकार समाज में एक ही वर्ग बचेगा, वह होगा मजदूर वर्ग। और जब समाज में वर्ग ही एक ही होगा, एक ही वर्ग बचेगा, तो कौन किसका शोषण करेगा? क्योंकि शोषण करने के लिए कम से कम 2 वर्ग तो होने चाहिए समाज में। जब वहाँ एक ही वर्ग बचेगा तो वहाँ पे कोई शोषण नहीं होगा, और जब शोषण नहीं होगा तो शोषण के यंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि राज्य भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे में उस उत्पादन के साधन पर मजदूरों का आधिपत्य होगा, समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी, जहाँ सभी खुश रहेंगे, जहाँ क्षमता के अनुसार आपको कार्य करने को होगा और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। इस प्रकार एक वर्ग विहीन, एक शोषण विहीन, एक राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है राज्य पर विचार हैं मार्क्स के। अभी आगे हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और तो इनको हम यहाँ पर हमने लिया है, तो इनको भी आप नोट डाउन करेंगे। प्लस आप सिद्धांत में जो आपको नई चीज़ें लगी हों वो भी आप नोट डाउन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या है, बर्निल में जब बर्निल में हीगल के विचारों के प्रसार के लिए यंग हेगेलियन नामक संस्था जो है क्या कर रही थी, रेहनिश टाइम, ये यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होगी, रेहनिश होगा, रेहनिश टाइम्स पत्रिका का संपादन करती थी और मार्क्स जो है इसके प्रधान संपादक थे। अपने अध्ययन करने के बाद इसके प्रधान संपादक बने। मार्क्स के पहले इंग्लैंड में काल्पनिक समाजवाद विद्यमान था और काल्पनिक समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवन थे, और इसके समर्थक की बात करें तो चार्ल्स फेरियर, टॉमस मूर, सेंट साइमन, ये सभी इसके समर्थक हैं। टॉमस मूर की पुस्तक का नाम यूटोपिया है और मार्क्स ऐतिहासिक पद्धति एवं विकासवाद में विश्वास करता था। मार्क्स हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति एवं फ्यूरबैक से भौतिकवाद का विचार लिया। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। अगर प्रमुख सिद्धांत इस वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत जो इन्होंने प्रमुख सिद्धांत दिए हैं उसमें है एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये इन्होंने चारों सिद्धांत दिए हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो से लिया गया है और ये जो दास कैपिटल है, मार्क्स की बुक दास कैपिटल, उसमें इसका ये सिद्धांत दिया गया है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मार्क्स बताते हैं कि जो जितने भी ऐतिहासिक जो भी सोसाइटी रही हैं उनमें हम सब में जो है वर्ग संघर्ष रहा है, वहाँ पे शोषक वर्ग और शोषित वर्ग विद्यमान रहा है, ऐसा इसमें बताते हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स कहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है वो अपना श्रम डाल करके कोई उत्पाद बनाता है और उत्पाद की जो लागत में, मान लिया कोई पेन है वो 30 रुपये का हमको मार्केट में मिल रहा है और उसकी लागत है कितनी, 20 रुपये उसकी टोटल लागत लगी है और 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किससे आया, क्योंकि मजदूर ने उसमें अपना श्रम डाला है, श्रम से उसका वैल्यू बढ़ी है, उसका मूल्य श्रम से बढ़ा है। लेकिन ये जो पूंजीपति होते हैं जो उनके श्रम का मूल्य उनको ना दे करके, और ये जो अतिरिक्त मूल्य होता है यानी कि 20 की लागत है और 10 रुपये प्रॉफिट में आ रहे हैं, इसको पूंजीपति अपने पास रख लेता है और उनको श्रम के बदले में थोड़ा सा धन दे देता है। तो ये
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने बोला कि जो अतिरिक्त मूल्य होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसको पूंजीपति पूरा रख लेता है, जबकि उस पर हक जो है श्रमिकों का होता है, मजदूरों का होता है, ऐसा बताते हैं। कार्ल मार्क्स ने विभिन्न युगों का वर्णन किया। आदिम युग, आदिम साम्यवादी युग बताया है इन्होंने। इसमें ये क्या कहते हैं कि जो आदिम साम्यवादी युग होता है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सभी उपभोग करते हैं, सभी बराबर होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है, वहाँ कोई वर्ग नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, संसाधनों का सभी उपभोग इक्वली करते हैं। दास और दास युग, दूसरा युग क्या है? दास युग। इसमें समाज कैसा होता है? 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। इस दास युग में क्या होता है कि छोटे छोटे जो है ये उत्पादन वहाँ होने लगते हैं, तो उद्योग छोटे छोटे होने लगते हैं, तो उसमें स्वामी और दास ये जो है यहाँ पर 2 वर्ग बन जाते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा शोषण भी नहीं होता है। स्वामी होता है, दास होता है, 2 यहाँ पर होते हैं। सामंती युग में क्या होता है? तीसरा इन्होंने सामंती युग बताया। सामंती युग में जमींदार होगा, किसान होगा। तो जमींदार के पास, जमींदार जो है ज़मीन का मालिक होगा, किसान उस पर श्रम करेंगे, लेकिन उसमें भी वही बात कि किसान श्रम करेगा लेकिन उसको उतना नहीं मिलेगा, सारा जितना प्रॉफिट होगा ज़मींदार रखेगा, किसान को बस उतना ही मिलेगा खाने भर का। ये 2 यहाँ पर भी ज़मींदार जो है शोषक वर्ग है, किसान शोषित वर्ग है, यहाँ स्वामी शोषक वर्ग है और ये शोषित है दास। ऐसे पूंजीवादी युग में क्या होगा कि जो है समाज 2 भागों में फिर बटा रहेगा, पूंजीपति में और मजदूर। पूंजीपति शोषक वर्ग है, मजदूर शोषित वर्ग है। पूंजीपति जो है जितना भी प्रॉफिट होता है उद्योग से, तो उसको अपने पास रखेगा और मजदूरों को बहुत थोड़ा सा पैसा दे देगा, उनका शोषण करेगा। और 5वां आता है, बताते हैं साम्यवादी युग। मार्क्स कहते हैं कि 5वां साम्यवादी युग आएगा, जिसमें इस साम्यवादी समाज में उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का, समाज यहाँ पर समाज होगा, संपूर्ण समाज का साझा नियंत्रण होगा। वहाँ ना वर्ग होगा, ना राज्य होगा, ना शोषक होगा और ना ही शोषित होगा। ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ सब खुश रहेंगे, सब इक्वल रहेंगे। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट कथन देख लेते हैं। धर्म अफीम की गोली है, ये मार्क्स बोलते हैं कि धर्म अफीम की गोली है। आगे वेबर कहते हैं कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की, लेकिन इसके लिए ज़मीन नहीं तैयार की। वेबर का कथन है ये। आगे मार्क्स ने फिर कहा है कि ये जो मार्क्स ने आगे संसद को क्या कहा है? गप मारने की दुकान। संसद को गप मारने की दुकान एवं सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया है। आगे फ्यूरबैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ईश्वर ने मानव का सृजन नहीं किया है, बल्कि मानव ने ईश्वर का सृजन किया है, ऐसा फ्यूरबैक बोलते हैं। आगे बोलते हैं मार्क्स, अब तक के दार्शनिकों ने संसार का सृजन किया, मैंने संसार को बदलने का प्रयास किया, ऐसा मार्क्स कहना है मार्क्स का। आगे अगेन फिर मार्क्स कहते हैं, हेगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। आगे वर्ग संघर्ष विकास का मूल प्रेरक तत्व है। जो वर्ग संघर्ष है ये किसी समाज के विकास का मूल प्रेरक तत्व है, ये मार्क्स का कथन है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट कथन हो गए। अब हम कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, ये मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। इसमें कुछ पुस्तकों में हेगल का भी सहयोग जो है योगदान है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरी है दास कैपिटल, तीसरी है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट और चौथी है जर्मन आइडियोलॉजी, पांचवी है सिविल वॉर इन फ्रांस, नेक्स्ट है गोथा प्रोग्राम और अगली है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये सारी पुस्तक हो जाती हैं। तो ये थे मार्क्स के विचार। आई होप आपको मार्क्स के विचार समझ में आए होंगे। यदि नहीं भी आए हैं तो निश्चिंत रहिए, प्रैक्टिस सेट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।